बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नाम के गांव में विनोद नाम का एक किसान रहता था। वो बड़ा ही मेहनती था। दिन रात खेतों में मेहनत करता रहता, पर इस साल भारी वर्षा के कारण उसकी सारी फसल खराब हो गई। उस पर 10,000 रुपयों का कर्ज था और वो लोग उसे उधार जल्द से जल्द ना चुकाने पर जान से मारने की धमकियां दे रहे थे। विनोद सोच में पड़ गया कि वो लोगों का कर्ज अब कैसे चुकाएगा। तभी उसकी बीवी अंजलि ने कहा, आप रामलाल सेठ जी से कुछ पैसे क्यों नहीं उधार लेते? रामलाल जी बड़े अच्छे हैं, वो हमारी दुविधा को समझेंगे और हमारी जरूर मदद करेंगे। विनोद ने इस बात पर सोचा और कहा, तुम ठीक कहती हो भागवान, रामलाल जी हमारी जरूर मदद करेंगे और अगले साल फसल निकलते ही हम उनका कर्ज चुका देंगे। मैं अभी उनके हवेली पर जाता हूँ। ऐसा कहते ही विनोद रामलाल के हवेली की तरफ निकल पड़ा। रामलाल अमीर और बड़ा ही अच्छा और नेक इंसान था। वो हमेशा गरीबों की मदद करता। चलते चलते विनोद सोच में पड़ गया, सेठ जी से किस मुंह से पैसे मांगू? अगर उन्होंने कहा कि तुम पहले लोगों का कर्ज भी ना चुका पा रहे हो, तो मेरा कैसे चुकाओगे? और मुझे पैसे देने से मना कर दिया तो क्या करूंगा? विनोद चलते चलते बाजार से होके, बस्ती से होके रामलाल के हवेली पर पहुंचा। हवेली पर पहुंचते ही रामलाल ने कहा, आओ विनोद आओ। कैसे आना हुआ और तुम यूं मुंह लटकाए क्यों खड़े हो? कोई दिक्कत है क्या? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं जितनी हो सके तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। सेठ जी, मैंने पिछले साल 10,000 रुपयों का कर्ज लिया था, पर बारिश की वजह से फसल का नुकसान हुआ और मैं उनका कर्ज नहीं चुका पाया। इसलिए मुझे कर्ज चुकाने के लिए और इस साल खेती करने के लिए कुछ पैसे उधार चाहिए थे। धत तेरी की, बस इतनी सी बात। अरे विनोद, मुझे पता है तुम बड़े ही ईमानदार इंसान हो। बताओ कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? धन्यवाद सेठ जी, आप बड़े ही दयालु हो। मुझे आपसे पैसे मांगना भी अच्छा नहीं लग रहा, पर परिस्थिति ही ऐसी है। दरअसल मुझे 15,000 रुपए चाहिए थे सेठ जी। विनोद, तुम टेंशन मत लो, मैं अभी तुम्हें 15,000 रुपए लाकर देता हूँ। तुम अगले साल फसल निकलने के बाद मुझे पैसे दे देना, ठीक है? ऐसा कहते ही रामलाल पैसे लाने के लिए दूसरे कमरे की ओर निकल गया। कुछ समय बाद रामलाल पैसे लेकर आया। ये लो विनोद, तुमने मांगे उतने हैं, पूरे 15,000। धन्यवाद सेठ जी, मैं फसल निकलते ही आपके पैसे लौटाऊंगा। तुम बस अब इस साल खेती में ध्यान दो। और मुस्कुराते हुए विनोद पैसे लेकर अपने घर की तरफ निकल पड़ा। सेठ जी बड़े ही अच्छे हैं, उन्होंने एक ही झटके में पैसे दे दिए। भगवान उनका भला करे। मैं मेहनत करके जल्द से जल्द उनके पैसे वापस कर दूंगा। चलो ये खुशखबरी जल्दी घर जाके अंजलि और बच्चों को सुनाता हूँ, वे सब बड़े ही खुश होंगे। विनोद घर आ गया। उसके घर उसकी बीवी और दोनों बच्चे भी मौजूद थे। उसने रुपए अपने जेब में डाल रखे थे। विनोद आते ही उसके बेटी आंचल के पास बैठा। इतने में उसके बेटे दिनेश ने उसकी माँ अंजलि को आवाज लगाई, माँ, पापा आए हैं, जल्दी आओ माँ, जल्दी आओ। अरे आई बेटा आई। अजी आप आ गए? क्या कहा सेठ जी ने? पैसे मिले कि नहीं? अरे आते ही मैं भी क्या पूछने लगी। बताइए, आपके लिए चाय लाऊं क्या? अरे भगवान, तुम कुछ मत लाओ, ये लो पैसे, पूरे 15,000 रुपए। अब हमारी सारी परेशानियां हल हो जाएंगी। मैंने कहा था ना कि सेठ जी बड़े ही दयालु हैं, वो हमारी जरूर मदद करेंगे। अब हमारा सब कर्ज उतर जाएगा। तुम सही कहती हो अंजलि, सेठ जी बहुत ही भले इंसान हैं। अब मैं खेती में मेहनत करके उनका सारा कर्ज चुका दूंगा। उस साल विनोद ने खेती में बहुत मेहनत की। उसकी फसल भी अच्छी थी, पर पिछले साल की तरह बदलते मौसम और भारी वर्षा के कारण उसका बहुत ही नुकसान हुआ। उस बची हुई फसल से सिर्फ घर चलाने तक ही पैसे मिले। अब विनोद और उसके परिवार वाले गहन विचार में पड़ गए कि सेठ जी से अब क्या कहेंगे, उनका कर्ज कैसे चुकाएंगे।
बहुत दिन हो गए, अब तक तो सभी की फसल निकल गई। विनोद को दी हुई मोहलत भी खत्म हो गई। चलो उसे फोन करके देखता हूँ। अरे, इसका तो फोन ही नहीं लग रहा। लगता है उसके घर जाके ही देखना पड़ेगा। वैसे भी उसने अभी तक तो सारी फसल बेच भी दी होगी। उसके घर होके ही आता हूँ। और रामलाल विनोद के घर की तरफ अपने घोड़े पर बैठकर निकल पड़ा। बस्ती से होकर, बाजार से होकर आखिरकार रामलाल विनोद के घर के पास पहुंचा। उसने वहीं एक पेड़ के पास घोड़े को रखा और रामलाल विनोद के घर की तरफ चल दिया। जब रामलाल विनोद के घर पहुंचा, तब विनोद के घर पर उसे कोई नहीं दिखा। उसने आवाज लगाई, अरे विनोद, घर पर हो क्या? तब विनोद की बेटी आवाज सुनते ही दूसरे कमरे से रामलाल की तरफ आई। आइए सेठ जी, आपको पानी लाऊं क्या? नहीं बिटिया नहीं। आपके लिए चाय बनाऊं क्या? नहीं बेटा नहीं। आप खड़े क्यों हो? बैठिए ना। नहीं बेटा, मैं बस गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारे पापा से मिलता जाऊं। वैसे तुम्हारे पिताजी दिखाई नहीं दे रहे। कहाँ पर है तुम्हारे पिताजी? सेठ जी, पिताजी तो स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। क्या कह रही हो तुम? मैं कुछ समझा नहीं। जाने दो। तुम्हारी माँ कहाँ गई है? सेठ जी, मेरी माँ तो 1 से 2 करने गई है। रामलाल के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, इसलिए उत्सुकतावश उसने फिर से उस लड़की को पूछा, बिटिया, अब यह बताओ कि तुम्हारा भाई किधर है? सेठ जी, मेरा भाई तो बिना झगड़े के झगड़ा करने गया है। रामलाल उस लड़की के उल जुलूल जवाब से खींच गया और गुस्से में आकर उसने लड़की से पूछा, और तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? इस पर आंचल बोली, मैं तो घर बैठी संसार देख रही हूँ। रामलाल को अब समझ आ गया कि ये लड़की उसके किसी भी सवाल का सीधा सीधा जवाब नहीं देगी। फिर उसने प्यार से मुस्कान लाते हुए उस लड़की को पूछा, बिटिया, मुझे तुम्हारी एक भी बात समझ नहीं आ रही। क्या तुम मुझे ठीक ठीक सरल शब्दों में इसका मतलब समझाओगी? लड़की ने भी मुस्कुराते हुए रामलाल से पूछा, सेठ जी, अगर मैं इसका आपको सही मतलब समझाऊं तो आप मुझे क्या देंगे? रामलाल के मन में इन अजीब पहेलियों को जानने की बहुत उत्कंठा थी, इसलिए रामलाल बोला, बिटिया, तुम जो मांगोगी वो तुम्हें दूंगा। बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? तब लड़की बोली, आप अगर मेरे पिताजी का सारा कर्ज माफ कर देंगे तो मैं आपको इसका मतलब बताऊंगी। ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी का सब कर्ज माफ कर दूंगा। अब तो इन सब का मतलब बताओ। सेठ जी, आज मैं आपको इन सब का अर्थ नहीं समझा सकती। कृपा करके आप कल आएंगे। मैं कल जरूर आपको इसका मतलब बताऊंगी। तुम सच में इनका मतलब बताओगी ना? हाँ जी, जरूर। चलो बेटी, मैं कल आऊंगा। और फिर रामलाल वापस अपने घोड़े के पास गया और अपनी हवेली की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में रामलाल सोचता रहा कि उसके बातों का मतलब क्या होगा। लड़की होशियार तो बहुत दिखती है, इतनी सी है पर बातें बड़ी बड़ी करती है। ऐसे सोचते सोचते उसकी हवेली कैसे आ गई उसको पता भी नहीं चला। घर पर पहुंचकर भी रामलाल उन्हीं पहेली के ख्याल में इधर उधर टहलता सोचता रहा। कल जल्दी उठकर मैं विनोद के घर जाऊंगा और उन सब पहेलियों का मतलब पता करूंगा। जैसे ही अगली सुबह हुई, रामलाल जल्दी से तैयार होकर विनोद के घर की तरफ अपने घोड़े पर बैठकर निकला। आज मुझे उन पहेली का हल मिलेगा। वैसे भी मुझे कल लोगों से पता चल गया कि इस साल भी बारिश की वजह से विनोद और बाकी किसानों का बहुत नुकसान हुआ। चलो उस लड़की से जवाब सुनते हैं। और सोचते सोचते विनोद का घर आ गया। रामलाल ने अपना घोड़ा पेड़ के पास खड़ा किया और वह विनोद के घर की तरफ निकल पड़ा। आज जब रामलाल विनोद के घर के अंदर गया तो सभी के सभी घर पर थे। रामलाल अंदर आते ही विनोद बोला, आइए सेठ जी, बैठिए। सेठ जी,
मैं आपके लिए चाय लाती हूँ। अरे नहीं भाभी जी, मैं तो खास आपके बिटिया से मिलने आया हूँ। चाय कभी बाद में पी लेंगे। वो सेठ जी, दरअसल बारिश की वजह से इस साल भी फसल खराब हो गई। मैं अगले साल आपका कर्ज चुका दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, मैं आपका इस साल कर्ज नहीं चुका सकता। रामलाल ने हंसते हुए कहा। विनोद, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। मतलब? मैं कुछ समझा नहीं सेठ जी। अरे, तुम्हारे बेटी ने तुम्हें शायद बताया नहीं। मैं कल आया था और तुम्हारे बेटी और मैंने एक सौदा किया कि अगर वो मुझे कल वाली पहेलियों का हल समझाएगी तो मैं तुम्हारा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। क्या आप सच कह रहे हो सेठ जी? हाँ भाभी जी, अब मुझे आपकी बेटी से कल की बातों का मतलब जानने की उत्सुकता हो रही है। तो बेटी अब बताओ। हाँ सेठ जी, बताती हूँ। तो मैंने पहले कहा था कि पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए हैं। इसका मतलब था कि पिताजी पशुओं को बारिश से बचाने के लिए उनके तबेले की छत बना रहे थे। और बारिश तो आसमान से ही गिरती है ना, और हमारा तो मानना है कि आसमान में ही स्वर्ग होता है। मतलब मेरे पिताजी स्वर्ग का पानी रोकने गए थे। क्यों, सही है ना? हाँ बेटा, सही है। अब दूसरी बात मैंने कही थी कि मेरी माँ 1 के 2 करने गई है। इसका मतलब मेरी माँ अरहर की दाल को पीसने गई थी। आप तो जानते ही हैं, अगर साबुत दाल को पीसे तो वो 1 की 2 भागों में बट जाती है। सही है ना? अब तीसरी बात का मतलब है कि मेरा भाई कांटों का पेड़ छांटने गया था, जिसकी वजह से झगड़ा ना करके भी उसे कुछ खरोचें आई। तो मैंने सही कहा था ना कि मेरा भाई बिना झगड़े के झगड़ा करने गया था। बिल्कुल बेटा, तुम्हारी तीनों भी बातें बिल्कुल सही है। अब जल्दी बताओ कि चौथी बात का मतलब क्या है। सेठ जी, बताती हूँ। चौथी बात का मतलब है कि जब आप कल आए थे तो मैं चावल बना रही थी। उसमें से एक चावल का दाना निकाल कर देख रही थी कि चावल पके हैं कि नहीं। मतलब मैं सिर्फ एक चावल के दाने से पूरे चावल पके हैं कि नहीं देख रही थी। यानी मैं घर बैठे ही चावल का संसार देख रही थी। क्यों, सही है ना? हाँ बिटिया, बिल्कुल सही है। मुझे मेरे सारे सवालों के सही जवाब मिल गए। तुम बहुत चतुर हो बेटा। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि तुम यह सब मुझे कल भी बता सकती थी। फिर तुमने मुझे कल क्यों नहीं बताया। सेठ जी, दरअसल मैंने बताया ना कि कल जब आए थे तब मैं चावल बना रही थी। अगर मैं आपको इन सारी बातों का मतलब समझाने बैठती तो मेरे चावल जल जाते। और वैसे भी आपने सारा कर्ज माफ कर दिया है। ये अगर मैं माँ पिताजी को बताती तो क्या वे मेरी बातों पर विश्वास करते? इसलिए मैंने आपको आज बुलाया। अब मैं सब समझ गया बेटी। वाह बिटिया वाह। विनोद, तुम्हारी बेटी बहुत ही होशियार है। इसे खूब पढ़ाना, ये तुम्हारा नाम रोशन करेगी। इधर आओ बेटी, ये लो तुम्हारा बख्शीश। सेठ जी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। हाँ सेठ जी, आपने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ किया है। अरे विनोद, ये बख्शीश तो इसके चतुराई के लिए है। लो बेटा। धन्यवाद सेठ जी। चलो मैं अब चलता हूँ। ऐसे कहते ही रामलाल उसके हवेली की तरफ निकल पड़ा।